आइए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट का। तो इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट को कवर करते हैं। एक जनरल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में अगर कोई पूछता है आपसे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जनरली हम यही समझते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर हुआ है, कुछ खर्च हुआ है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सम रिटर्न, दैट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में भी इन्वेस्टमेंट लगभग ऐसा ही टर्म है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको टेक्निकल एस्पेक्ट में देखते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक पैटर्न में हम इसको स्टडी करते हैं। पर मतलब लगभग वही है कि आप प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से इन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का, इसको देखते हैं। ये फॉर्मूला है I फॉर इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू डेल्टा के। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, के मतलब कैपिटल स्टॉक। तो इन्वेस्ट का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल स्टॉक में जो चेंज होता है या उसके चेंज का जो डिफरेंस होता है वही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो कैपिटल स्टॉक में चेंज को जो मेजर करने का फॉर्मूला है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट, हमको पता करना है कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो अगर हमको पता करना है कि इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है तो हम एक बहुत सिंपल फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं फॉर्मूले को वर्ड्स में लिखूं तो इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक माइनस ओपनिंग कैपिटल स्टॉक। तो इस तरह से अगर पूछा जाए इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में जो चेंज होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं या उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और चेंज निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक माइनस ओपनिंग कैपिटल स्टॉक। तो एक तरह से क्लोजिंग कैपिटल स्टॉक और ओपनिंग कैपिटल स्टॉक का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस तरह से बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है। इसको भी हम अलग अलग तरह, इन्वेस्टमेंट को भी हम अलग उसके टाइप्स हैं। तो उसमें नेट इन्वेस्टमेंट आता है और एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसको भी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूले के बेस पे मीनिंग बताया। अब एक बार हम देख लेते हैं और डेफिनेशन क्या है इसका मीनिंग। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशंस मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो ये भी वही बात हुई लगभग कि जो एडिशंस किए जाते हैं कैपिटल में, एग्जिस्टिंग स्टॉक में या एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जो एडिशंस किए जाते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो एडिशंस कितने किए जा रहे हैं वो हम क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस देखते हैं। तो जो चेंज होता है कैपिटल स्टॉक का वही एडिशन हम कर रहे हैं किसमें, एग्जिस्टिंग कैपिटल में, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो लगभग इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक अच्छा है, आप एक लाइन में इसको चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशंस मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। हम जो भी स्टडी करते हैं एक टाइम पीरियड उसमें रहता है ड्यूरिंग ए ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जो हम देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल स्टॉक में जो इंक्रीज हुआ है, एडिशन हुए हैं, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट से होता क्या है, क्यों इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, या कंपनीज प्रोड्यूसर्स क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे होता क्या है। तो आप देखिए, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। मतलब हो सकता है उसके पास जो पहले मशीन थी उनकी कैपेसिटी कम थी, या प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसको मशीन्स बढ़ानी पड़ेगी, बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, उसको जो उसके पास इन्वेंट्री स्टॉक है उसको बढ़ाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा लाने पड़ेंगे उसको। तो ये सारा जब वो एक्सपेंड करता है तो उससे क्या होता है, उसको वो अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकता है। तो ये जो है
यही बात कह रहा है कि इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट से प्रोड्यूसर की जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, अब हम देखते हैं कि भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के दो टाइप होते हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, एक नेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो पहले देख लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो ग्रॉस का मतलब सिंपल सा है कि इसमें कुछ चीजें माइनस होनी थी जो नहीं हुई हैं, इसलिए उसको हम ग्रॉस कहते हैं। ग्रॉस मतलब इसमें सब कुछ ऐड है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें सब कुछ ऐड है। तो जैसे ही वर्ड ग्रॉस आ जाता है, अभी हम नेशनल इनकम में भी आगे पढ़ेंगे, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा है मतलब आप समझ लो कि इसमें डिप्रिसिएशन हमको माइनस करना है। जब आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे ये नेट बन जाएगा, ये नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इसमें डिप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको अभी तक माइनस नहीं किया गया है। और डिप्रिसिएशन किसमें माइनस होगा, उसके लिए उसको भी मैं अभी डिप्रिसिएशन बताऊंगा, तो आपको बताता हूं वो। पहले हम इसको देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन जनरली हम कैपिटल गुड्स जो होती हैं, जो कि मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, उनकी जो वैल्यू में लॉस होता है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन जनरली जो फिक्स एसेट होता है या फिक्स कैपिटल होती है, उसमें हम वो डिप्रिसिएशन जो होता है चार्ज करते हैं। तो उस वैल्यू से जो फिक्स कैपिटल होता है उसकी वैल्यू से डिप्रिसिएशन को हम डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को, ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को दो पार्ट में हम क्लासिफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं। पहला है ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये इसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन एक ही बात है, आप इन्वेस्टमेंट कहें या कैपिटल फॉर्मेशन कहें। तो आप देखिए ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको निकालने का भी वही फॉर्मूला है, इसमें भी हम क्लोजिंग और ओपनिंग का ही कॉन्सेप्ट है। इसका स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो इसको ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। तो फिक्स एसेट का एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक माइनस फिक्स एसेट का ओपनिंग स्टॉक, जो कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं क्योंकि जो कैपिटल गुड्स हैं जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल फ्लैट्स, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक में और क्या क्या आ रहा है, आपका फिनिश प्रोडक्ट आ रहे हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल आ रहा है। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं, देखिए आप, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड रॉ मटेरियल। मतलब जो हमारे पास स्टॉक है उसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करने से हमको चेंज इन स्टॉक मिल जा रहा है। और यहीं पे ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक हमारे पास, जो फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, फिक्स एसेट का जो स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर या क्लोजिंग स्टॉक है वो, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को हम ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आप देखिए क्या क्या है, ये एक तरफ से ये फिक्स्ड जो आपका कैपिटल है वो यहाँ पे है, और जो स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक, जिसमें आपका फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, वो उसमें है। जब इन दोनों को हम टोटल एक साथ ले लेते हैं तो ये कहलाता है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर हमको नेट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल आता है। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, उसके टाइप्स, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए, I इक्वल्स टू डेल्टा के। तो ये हुआ आपका इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक सिंपल मीनिंग अगर देखें तो डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू
नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो आप देखिए कि किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो गिरावट होती है या जो लॉस होता है उसकी वैल्यू में या उसकी कीमत में जो लॉस होता है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वो लॉस होता है नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सेप्टेड ऑब्सोलेंस के कारण। इसको कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन भी आप कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन के दो रीजन हैं। एक है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो यूज होता है, यूज होने से उसमें कुछ ना कुछ लॉस आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं। कि जब कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में आप कोई मशीन लाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं अपनी फैक्ट्री में और आप उसको यूज़ करते हैं, तो उसके यूज़ करते करते धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू होती है वो डिटेरिएट होती है, उसकी कंडीशन जो है वो तो डिटेरिएट होती रहती है। इसको हम कहेंगे नॉर्मल वियर एंड टियर। जैसे कि आप कोई कार खरीदने जाते हैं कभी, तो जो कार जितनी कीमत में आप शोरूम से लेके आते हैं, जब आप उसको 1 या 2 साल बाद सेल करने जाते हैं तो आप उतनी कीमत में नहीं बेच पाते हैं। उसका रीजन भी डेप्रिसिएशन ही है। और ये क्यों हो रहा है? नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हैं, आप उसका कंजम्पशन जब करते हैं तो वो यूज हो रहा है। यूज होने से उसमें क्या होता है, कभी खराब होगा, कभी उसकी क्वालिटी डिटेरिएट होगी, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। इसको नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है डेप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब ये हुआ कि आप जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो अगर आउटडेटेड हो जाता है या उससे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आ जाते हैं तो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। आप एग्जांपल देख सकते हैं कि पहले जो टाइपराइटर थे उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई जैसे ही मार्केट में कंप्यूटर आए। तो कंप्यूटर एक नई टेक्नोलॉजी थी, उसके आने से टाइपराइटर जो है उनकी कीमत में डिप्रिसिएशन आया, उनकी वैल्यू कम हो गई। एक और देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेक्टेड ऐसा पॉलिसी आने वाली, प्लान आने वाला है जिससे जो आपके पास प्रोडक्ट है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको भी आप एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। उससे भी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण कोई भी जो फिक्स एसेट है या जो आपका कैपिटल गुड्स है उसकी वैल्यू में डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन के लिए जनरली प्रोविजन होता है डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक तरह का ऐसा फंड है, आपको पता है कि एक टाइम के बाद आपको जो भी आपने फिक्स एसेट आपके पास है आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए आप क्या करते हैं, एनुअल एक प्रोविजन बनाते हैं कि आपको उसके लिए हर साल कितना पैसा इकट्ठा करना है ताकि 5 साल बाद जाके आपको जब वो मशीन या इक्विपमेंट रिप्लेस करना पड़े तो आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी हो। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक मशीन खरीदी जिसकी कीमत, इसको हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, जिसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो आ रही है 20,000। 20,000 तो एनुअली आपको कितना करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, आपको एनुअली आपको 20,000 का प्रोविजन रखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए। 20,000 5 ईयर्स में जाके वो 1 लाख होगा। तो जितना आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ है उतने साल के लिए आप क्या करते हैं, एनुअली एक प्रोविजन करते हैं और उससे जो मनी इकट्ठी होती है उसको आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। क्योंकि 5 साल बाद आपको जब ये रिप्लेस करना पड़ेगा उस टाइम विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड आपके पास पैसा होगा, आप उस मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपने देखा डेप्रिसिएशन, और ये देखिए डेप्रिसिएशन के रीजंस। अब देखिए डेप्रिसिएशन लगता कहाँ पे। जब हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे तो इन्वेस्टमेंट में आपने 2 तरह की चीजें पढ़ी, एक था फिक्स कैपिटल और एक था इन्वेंटरी स्टॉक। तो इन्वेंटरी स्टॉक में आपने पढ़ा था फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल, उसमें डिप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। लेकिन जो फिक्स एसेट थे, जो फिक्स कैपिटल स्टॉक है, उसमें डिप्रिसिएशन लगेगा। तो आप देखिए डिप्रिसिएशन हमेशा यूज हो रहा है आपके जो कैपिटल गुड्स हैं, जो फिक्स स्टॉक हैं,
कैपिटल गुड्स की एक खासियत ये होती है कि उनकी लाइफ जनरली मोर देन 1 ईयर होती है, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका यूज होता है और इनको प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप कई बार यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब आप डिप्रिसिएशन लगाएं, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट निकालें या आप नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे, तो डिप्रिसिएशन हमेशा आप देखेंगे फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स में ही लगता है। तो ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो डिप्रिसिएशन के कारण आता है। अब हमने देखा कि डिप्रिसिएशन के लिए डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है, और डिप्रिसिएशन क्यों हो रहा है? 2 रीजन से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण। एक और टर्म है इसी से रिलेटेड है, कैपिटल लॉस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। कैपिटल लॉस भी कई बार आपने देखा, ये सुना होगा कि कहीं सुनामी आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं आग लगने से फैक्ट्री में बहुत नुकसान हो गया, या कहीं चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, तो उसके कारण से बिजनेसमैन को या प्रोड्यूसर्स को बहुत लॉस होता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है। आप एक्सपेक्टेड नहीं करके चलते हो कि ऐसा होगा ही, लेकिन अनएक्सपेक्टेड आउटकम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कैपिटल लॉस होता है, तो कैपिटल लॉस के लिए जो प्रोविजन होता है वो इंश्योरेंस का होता है। कैपिटल लॉस के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं। कभी भी किसी फैक्ट्री में या प्रोड्यूसर के यहाँ अगर कुछ भी ऐसा नेचुरल कैलामिटी आती है, कुछ ऐसा हादसा होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है, उसी के लिए जनरली इंश्योरेंस लिया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। इसके लिए कोई अलग से फंड जो है मेंटेन नहीं किया जाता है। वहीं आप डिप्रिसिएशन में देखिए तो डिप्रिसिएशन में डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का प्रोविजन होता है, लेकिन कैपिटल लॉस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें हम इंश्योरेंस करवाते हैं। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि डिप्रिसिएशन तो आपको पता है होगा ही। कैपिटल जो गुड्स हैं आपकी या जो भी आपकी फिक्स एसेट है, एक टाइम के बाद उनकी वैल्यू में लॉस होगा ही, वैल्यू डिप्रिशिएट होगी ही, ये तो होना ही है, ये तो आप एक्सपेक्टेड लेके चलते हो। लेकिन कैपिटल लॉस सुनामी आएगा ही, अर्थक्वेक आएगा ही, ऐसा आप लेके कभी नहीं चलते हो। हाँ, लेकिन मे बी इट मे हैपन, हेंस यू गो फॉर इंश्योरेंस, ताकि अगर होता है तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकें। तो इस तरह से ये डिप्रिसिएशन है और ये कैपिटल लॉस है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।